हमने क्या सीखा? वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और एनर्जी, है ना, which propagates through the medium, which propagates through the medium. ठीक है, और फिजिक्स में अच्छी बात यह है कि इस वेव के लिए हमारे पास वेव इक्वेशंस प्रेजेंट है। वेव के इक्वेशंस है, हम लोग इक्वेशन में तो नहीं घुसेंगे, लेकिन इसका एक सिंपल फॉर्मेट है विच इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में मैं अभी नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम लोग उस वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो ऐसा कुछ तो हमेशा आता है, कोई भी वेव होगा तो वो ऐसा कुछ तो आता है, और उसका इक्वेशन हम लोग जनरली लिखते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जनरल फॉर्म है किसी भी वेव का, तो इस फॉर्मेट में हम लोग कई बार वेव को लिखते हैं। दिस इज यू कैन से दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मूला, समझ सकते हो आप, फॉर वेव, ठीक है। इट इज एक्चुअली मैथमेटिकल पिक्चर, इससे वेव को हम लोग पिक्चराइज कर सकते हैं। वेव दिखेगा कैसा, ये हम इस फॉर्मूला से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली आपको दे रहा हूँ, ये कहाँ से आता है, वेव इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन करने पे आता है। आपको हायर क्लास में ये सारी चीजें आएगी। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लेके चलेंगे, इसको डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट लेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लाइट वेव है तो वाटर वेव की तरह ही बिहेव करेगी, है ना बच्चों। लाइट इज अ वेव, सो इट विल बिहेव लाइक अ वाटर वेव। तो होगा क्या, जो हमारे जो वेव के बिहेवियर है, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इसके बारे में बहुत पहले से पता था कि वेव्स शो दिस फेनोमेना इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, बट लाइट के साथ ऑब्जर्व नहीं किया गया था, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको बहुत क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको इतना हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते। ये जो फिनोमेना है, हमने हमारे आसपास बाकी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देखा हुआ है, बट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हमको डे टू डे लाइफ में इतना देखने नहीं मिलता है, ठीक है। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, और इसको हम लोग आगे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। ये मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ, ये इक्वेशन है, इसको हमने डिराइव नहीं किया है। अच्छा, इस इक्वेशन में टर्म्स क्या क्या है देख लो। दिस इज ओमेगा विच इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज टी विच इज टाइम, ठीक है, मतलब वेव टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। And if you look at this, this is k, which is called propagation constant. So it is a constant in general. इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा, और इस ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी, where capital T is the time period, capital T is the time period, and x is the position coordinate, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, बट x is actually position coordinate, और y जो है ये डिस्प्लेसमेंट है उस वेव की वजह से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहां पर पार्टिकल्स डिस्प्लेस नहीं करते, बट मैं इन जनरल वेव की बात कर रहा हूँ। तो सपोज ये मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स इनिशियली सारे रेस्ट पे है। आप ऐसा सोच सकते हो कि स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर पे सारे मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो एक ही लेवल पे रेस्ट पे है, दे आर नॉट मूविंग। और जैसे ही वेव आएगा दिस मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग, तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये अपनी जगह ही रहेगा, ये यहाँ से नीचे चला जाएगा, ये यहाँ से नीचे जाएगा। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इफ यू लुक एट दिस, इस तरह से मूव कर रहा है, एंड द वेव इज मूविंग फॉरवर्ड, सो द पार्टिकल्स विल मूव लाइक दिस, अप एंड डाउन अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। तो इसलिए ये ऐसा इक्वेशन आता है, ए साइड वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। इतना इस चीज के बारे में याद रखो, ये पॉइंट्स लिख लो, है ना। इनको मैंने कहीं से भी डिराइव नहीं किया, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट सारे फैक्ट एज इट इज बता रहा हूँ। इनको आप हायर क्लासेस में डिराइव भी करोगे, ठीक है। अपने सिलेबस में इसका इसका प्रूफ नहीं है, ये कहाँ से है, वेव इक्वेशन भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो वहां से ही आता है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से। खास बात क्या है, हम लोग फिजिक्स में जो चीजें देख नहीं सकते हमारे आसपास, जैसे कि हम लाइट को देख नहीं सकते, लाइट से देख सकते, लाइट को नहीं देख सकते, बट स्टिल हम उसका पिक्चर बना सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये खास बात है वेव की। हम लोग मैथ्स की आंखों से
हमारा नेचर देख सकता है ना, खास बात। ये पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डायग्राम बनाना है तो बनाओ। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्म है, अलग फॉर्मेट भी हो सकता है। वेव के लिए अलग अलग टाइप के इक्वेशंस होते हैं, उनमें से ये एक है। सर त्याच्यात वाय काय आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये? y is this displacement of particle at any time. This is y. This is also y. Instantaneous displacement, और you can say y coordinate, है ना, किसी भी वक्त पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट कितना होगा। So it is given by this equation. चलो, अभी जो नेक्स्ट फिनोमेना है, जो अपना मेन फिनोमेना हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस, उसका एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छी बात ये है कि ये इससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स था अपने टेक्स्ट बुक में, पुराने सिलेबस में, उसको हटा दिया है। तो एडवांस मैथमेटिक्स वाले स्टेप्स हमें करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इसको देखेंगे। इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट डे टाइम में हम लोग नहीं देख सकते, है ना, जो इंटेंसिटीज होती है वो बहुत कम होती है, सो यू नीड कंप्लीट डार्कनेस, ठीक है। तो मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूँ, और लेटर ऑन मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का एक वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरफेरेंस। अभी एक वीडियो ऑनलाइन देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया लिख के पीछे का। हुआ क्या बच्चा, लिख के? Yes, sir.
चलो अगर हो गया है तो एक वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन ही दिखा रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो देखना ध्यान से। What is light? What is light? What is light? That's a good question, isn't it? What is light? Isn't it an element? Light is brightness, I guess. We have auras, We all have auras. which are light. Yes, they are. It lights up the room. It makes it not dark. What's the difference between blue light and red light? The colour. It goes in your eyes and then you see stuff. They range from white to red to orange to green. It's like the chakras of your body. Can you see my aura? No, not particularly right now. Is it too bright out? It's very sunny out here today. Does that make it harder to see someone's aura? Not necessarily. If I was to explain it to a blind person, right, Yeah. it would be the difference. You see nothing whatsoever as a blind person, whereas I see things in front of me. To be fair, the question of what light is not an easy one. For centuries, the greatest minds in science debated this issue. In the late 1600s, Newton proposed that light was a stream of particles, or corpuscles. He proposed this in his treatise Optics. But at the same time, a Dutch physicist named Huygens proposed that light was a wave. And this debate raged on until it was settled by the experiment I've recreated today, Thomas Young's double-slit experiment. To make sure I got the experiment right, I went to the original source. With the help of Brady Heron, I managed to get into the vault underneath the Royal Society in London. There I found Thomas Young's handwritten notes from 1803. I brought into the sunbeam a slip of a card, about 1/30th of an inch in breadth, and observed its shadow, either on the wall or on other cards held at different distances, besides the fringes of colors on each side of the shadow. The shadow itself was divided by similar parallel fringes. smaller dimensions. Wow. This is an experiment so simple that you could make it at home, and yet so fiddly that I have never seen it before done with sunlight. I was thinking about doing it in a box, like a fridge box. And you could take it out on the street. Taking it out on the street. Could I possibly interview you guys for about a minute? We're doing a science experiment. What I have here is an empty box. And this is a little eyepiece where we can look in, and this is a hole. And I'm gonna place this slide above that hole. And if you look closely, you'll see that there's two openings. Very narrow openings side by side. It's a double slit. Now before we have a look, we need to tilt it towards the sun a little bit. So we want the sun to hit this double slit directly. What are we going to see on the bottom Well, of the the obvious box? thing you think you're going to see is you're going to see two lines. Two lines on the bottom of the box. Two bright bands. Two little lines. Yeah. I think it'll be one line instead of two. I could expect to see the whole box lit up. It'll probably be a kaleidoscope of some sort. A bunch of colors. Probably, yeah. Rainbow, different colours. There, have a look. You expected to see kind of one line. Is that what you see? No. I see dots. How many? It's one circle. Well, there's one in the middle strongest, two either side. The two on the outside are multicolored, and the one in the middle is just white. And kind of a rainbow. The rainbow of colour as well. Quite a few colours and lots of little dots. Like there are more dots appearing. I think I can even see more dots spreading along. Yeah, that's amazing. Yeah, I can see tons of dots now. Not tons, but I can see dots spreading across that way. Either side. Yeah, definitely. Isn't that amazing? Yeah, that's incredible. And that's just nothing else apart from Two slits. two slits. That's incredible. But all we're doing is we're putting a light through two very narrow slits side by side. So how does this make any sense? There's some kind of principle involved there.
But the average person is not familiar with. That's the only explanation. No, I'm really confused by it, but I'd like to find out why. People were debating, is light a wave or is it made of particles? So what causes that? Well, if light were behaving as particles, you would expect them to go through each slit and just produce a bright spot underneath. So we would see two bright spots on the bottom of the box. But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up, peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there. It's light canceling itself out. It's basically the same as like having two drops of water fall in a swimming pool. That's Get right. exactly the same And then pattern. they go and overlap. As this ripple overlaps with those ripples, Yeah. down the bottom, you get a series of, you get like a bright spot, and then a dark spot, and then a bright spot, then a dark spot, then a bright spot. Now there's a slight complication, which is that sunlight is composed of many different colors, and they have different wavelengths. So obviously they're going to meet up at slightly different points. And that's what caused the rainbowing effects as we go further from the central maximum. You saw the ones to the right were slightly colored. Yeah, it's that's starting to go because burgundy. the reds are going to meet up at different places than the blues. And that's all that makes the colour differences, is different wavelengths. Exactly. That's amazing. So the difference between So, red and blue, that red bin over there and the green part are just, I'm seeing It's a that and it's different- just different different length. wavelength. And that's how we bring in all these beautiful colours all around us. Exactly. That's amazing. I'm amazed. Oh, good on you. Thanks, Ben. Hey, thank you. I have been enlightened, literally. Okay, कैसा लगा बच्चों experiment? What did you observe in that experiment? Yes. कभी देखा है ऐसा, कभी करके देखा है ऐसा experiment, है ना? So obviously interference is not just common phenomena, है ना? बहुत common नहीं है. हमने अपनी लाइफ में शायद से तो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है? But still I'll tell you some examples जहाँ पर आपने interference देखा है but आपको पता नहीं था that was interference. So let me show you the photo instead of telling you. Let me show you the photo. Yes. So let me share this photo with you. Yes. Look at this examples. So what do you see? It's a soap bubble. But look closely. आपको वहां पर कलरफुल ये कलर्स दिख रहे हैं ना? You can see that there are different colors. कुछ pinkish दिख रहा है, कुछ bluish type का दिख रहा है, violet, blue, and so on. So it is due to interference of light. आपने ये भी देखा होगा कई बार.
है ना। इस तरह का भी हमें कुछ सोप सॉल्यूशन अगर रोड पर गिरा होगा, किसी रोड पर ऑयल गिरा होगा, सो दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज सीन इस तरह से, ठीक है। तो अगर रोड पर कहीं पे ऑयल गिरा होगा तो वो इस तरह का हमें इंटरफेरेंस दिखता है। सो दिस इज इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। तो सो दिस इज इंटरफेरेंस दैट वी हैव ऑब्जर्व, बट हमको पता नहीं था कि अरे ये इंटरफेरेंस होता है ना। यहाँ पर भी देखो, यू कैन सी द स्लोप बबल, यहाँ पर देयर इज कलरफुल पैचेस। तो ये कलरफुल पैचेस एक्चुअली है क्या, इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। सो एज वी नो लाइट इज वेव, सो सारे वेव में इंटरफेरेंस एक जैसा ही होता है। पूरा प्रिंसिपल जो है, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट प्रिंसिपल रिमेन्स सेम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेव। सो वी विल रिप्रेजेंट लाइट बाय दिस काइंड ऑफ वेव। ये कौन से टाइप का वेव है बच्चों, कौन से टाइप का वेव है, ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडिनल? सर ट्रांसवर्स। यस, इट इज ट्रांसवर्स वेव। थोड़ा सा वेव के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दिस पार्ट ऑफ द वेव, this part is called as crest और peak। इसको बोलते हैं crest या फिर peak भी बोलते हैं, हम लोग crest ही बोलते हैं, ब्रिटिश लोग इसको peak बोलते हैं। and then this part, lower part, this part is called as trough, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं crest, this is trough, again there is crest, again there is trough and so on। तो हमारा वेव जो है वो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से एक वेव बन जाता है। सो दिस इज वन वेव, ठीक है। क्रेस्ट एंड वन ट्रफ मेक्स वन वेव, एंड देन दिस क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम। ये मीडियम में आगे आगे बढ़ते जाता है एंड दे कैरी एनर्जी। एनर्जी कौन लेके जाता है, ये क्रेस्ट और ट्रफ आगे लेके जाता है एनर्जी, ठीक है। अभी इसका जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दिस लेंथ इज कॉल्ड वेव लेंथ लैम्डा। इसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। वेव का जो लेंथ है इट इज वेव लेंथ लैम्डा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन मल्टीपल वेव्स अराइव एट अ पॉइंट। अब जब पहले तो एक वेव आएगा तो क्या होगा, देखो सपोज वी हैव स्टिल वाटर। स्टिल वाटर है, एक पानी है। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा वहां पर स्टिल वाटर है पूरा, मतलब सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर ऑन सरफेस एंड दे आर एट रेस्ट, ठीक है। सरफेस मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट लाइक दिस। तो ये मैंने डॉट्स जो बनाए, लेट अस इमेजिन दीस आर सरफेस मॉलिक्यूल्स एंड लेट अस से हमने यहाँ से वेव को सेंड किया। तो जैसे ही हमने वेव को, या लेट अस से हमने एक पल्स को सेंड किया, पल्स मतलब एक ये इतना सिर्फ क्रेस्ट सेंड किया, तो ये क्रेस्ट आगे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे ये क्रेस्ट यहाँ से यहाँ आएगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है दे विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन और ये ऐसे ऊपर चले जाएंगे। सो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ थे इस जगह पे, अब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। फिर ये वेव और आगे जाएगा। जैसे ये वेव आगे निकल गया, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में वो और ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, बट हम लोग सिंगल पल्स की बात कर रहे हैं। अब हमारा पल्स यहाँ से आगे निकल गया, यहाँ कहीं तो आ गया। सो नाउ द मॉलिक्यूल्स एट दिस पॉइंट, जो कि यहाँ पर थे मीन पोजीशन पे फ्लैट सरफेस पे, वो अब मूव करके ऊपर चले जाएंगे। सो मॉलिक्यूल्स विल मूव अलोंग विद द वेव्स। वेव्स आगे जाएगी, मॉलिक्यूल्स विल मूव अप एंड डाउन। मॉलिक्यूल का मोशन कैसा होने वाला है, अप एंड डाउन होगा। सो दिस काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स पल्स है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वेव अराइव्स एट अ पॉइंट, यहाँ पर पार्टिकल के यहाँ पर अराइव करेगी, देन दिस पार्टिकल विल हैव दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, इस तरफ वेव मूव कर रहा है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, या फिर हमारे लाइट के केस में इट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बट हम लोग वो पार्टिकल वाले से समझेंगे, इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड। तो हमारा पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा और वेव इस तरफ से चलेगी ऐसी। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पर इतना है, जब वेव का ये वाला पार्ट आ जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। फिर वेव का ये वाला पार्ट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। फिर वेव का ये वाला पार्ट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, एंड सो ऑन।
So the particle moves like this, up and down, up and down, and the wave moves forward, इस तरफ या इस तरफ, जो भी डायरेक्शन है. So when we move forward and the particles will move up and down like this. ठीक है? तो ऐसा मोशन होगा पार्टिकल्स का. अब होता क्या है? Because of this wave, the particles undergo displacements. At some time, this displacement is positive. Let us say this is positive y-axis. At some time, the displacement is negative. ठीक है? तो हम लोग इसको बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से समझ सकते हैं. तो सपोज मेरे पास ये एक मीडियम का पार्टिकल है. दिस इज द सिंगल पार्टिकल. ठीक है? लेट अस से इट इज दिस वन. ये वाला पार्टिकल है ये. ठीक है? नाउ सपोज मेरा एक वेव आया जिसका एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? दिस वन. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. लेट अस से ये एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर. ठीक है? दिस इज माय जीरो लेवल. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. ये जीरो पे है. दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. लेट अस से दिस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है? तो अब होगा क्या? व्हेन दिस पल्स अराइव्स एट दिस पॉइंट, मेरा पार्टिकल यहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? इट विल मूव अप टू 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज माय पार्टिकल. यहाँ से वेव आया और इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, दिस पार्टिकल विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर. तो इसका अप साइड में ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा 5 सेंटीमीटर ड्यू टू दिस वेव. इसकी एनर्जी की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 सेंटीमीटर. नाउ थिंक ऑफ वन मोर वेव. सपोज इसी वक्त हम लोग एक और वेव लेके आए जिसका एम्पलीट्यूड जो है, लेट अस से इट इज 3 सेंटीमीटर. अगर ये वेव होती तो डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर होता. ये वेव होती तो डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर होता. यहाँ पर देखो, फर्स्ट वेव आया, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर किया. अगर सिर्फ सेकेंड वेव आता तो डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर होता. और अगर दोनों आ गए तो क्या होगा? पहला वेव 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाएगा, दूसरा वेव 3 सेंटीमीटर और ऊपर लेके जाएगा. सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड केस? दोनों जब साथ में आ जाएंगे तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर सेकंड वेव आता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता 3 सेंटीमीटर. अकेला वेव फर्स्ट आता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता पार्टिकल का 5 सेंटीमीटर. यहाँ हो जाता 3 सेंटीमीटर. और यहाँ कितना हो जाएगा? दोनों का मिला के पहला 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाएगा, दूसरा 3 लेके जाएगा. तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर. तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी 8 सेंटीमीटर. सिंपल है. डिस्प्लेसमेंट करना है. हमारा ये ऑब्जेक्ट है. एक वेव आई, उसने उसको ऊपर पुश किया. कितना पुश किया? तो 5 सेंटीमीटर पुश किया. फिर दूसरी वेव आई, उसने उसको 3 सेंटीमीटर और ऊपर पुश कर दिया. तो पार्टिकल कितना चल गया? 5 + 3 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेट मी शो बाय वेव्स. ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट से बताया. अब वेव्स के बारे में देखो. अगर वेव मैं ड्रॉ कर दूं तो कैसी आएगी? So this is my first wave, which is having displacement of 5 सेंटीमीटर. उसी के साथ इन फेज मेरी दूसरी वेव आ रही, which is having displacement of 3 सेंटीमीटर. और दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर एक ही साथ आ रहे हैं. सो ये साथ में आने की वजह से होगा क्या? जहां पर 5 सेंटीमीटर है वहीं पर 3 सेंटीमीटर है. सो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है. दिस इज क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, ट्रफ ओवर ट्रफ. अगर ये सिचुएशन है तो इसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं वेव्स आर इन फेज. इसको फिजिक्स में हम लोग इस वर्ड से यूज करते हैं, ये वाला वर्ड यूज करते हैं, द वेव्स आर इन फेज. तो होगा क्या? द एम्पलीट्यूड विल राइज एंड यू विल सी दिस कि इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 सेंटीमीटर. सो व्हाट डू यू नोटिस?
दो छोटे छोटे वेव्स आए और एक बड़े एम्पलीट्यूड का वेव बन गया, दो कम इंटेंसिटी के सोर्स आए और ज्यादा इंटेंसिटी का सोर्स बन गया. सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. इस लाइट वेव ने इस लाइट वेव के इफेक्ट में इंटरफेयर किया, सो दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. And what is the resultant amplitude or intensity? Resultant intensity or amplitude is increased in this case. दोनों waves in phase आ गए, intensity बढ़ गया, brightness बढ़ गया, amplitude बढ़ गया. So this kind of interference is called constructive interference. तो लाइट ने दूसरे लाइट का इंटेंसिटी क्या कर दिया, बढ़ा दिया. अगर मेरे पास दो लाइट सोर्स है तो एक ऑन करो, ब्राइटनेस इतना है, दूसरा ऑन करो, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा. दिस इज ऑब्वियस है ना. मैंने एक लाइट सोर्स ऑन किया है, फिर दूसरा भी ऑन कर दिया, दोनों जब साथ में ऑन किए तो ब्राइटनेस बढ़ गया. सो नथिंग स्पेशल अबाउट दिस, है ना. लेकिन कुछ और, एक और केस है जहां पर हमें कुछ स्पेशल देखने मिलेगा. तो यहाँ पर अगर दो सोर्सेज से लाइट आ रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ रहा है, ये हमें समझ में आता है. कब? जब वेव्स आर इन सेम फेज. Now what will happen if my waves are in opposite phase? Opposite phase का मतलब क्या होता है? क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा. मतलब इस वेव को आप उल्टा सोचो. ठीक है, मैं यहाँ बाजू में बना देता हूँ सेम डायग्राम. यहाँ बनाते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट वेव जो ऐसा है, फर्स्ट वेव एज इट इज लेंगे हम लोग, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. और जो सेकेंड वेव है ये 5 सेंटीमीटर है इसका एम्पलीट्यूड. मैं सेकेंड वेव इज हैविंग एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये आउट ऑफ फेज है. आउट ऑफ फेज मतलब इसका जहां क्रेस्ट आएगा सेकेंड वेव का ट्रफ आएगा, और फर्स्ट वेव का जहां पर ट्रफ आएगा सेकेंड वेव का क्रेस्ट आएगा. ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पे पहला वेव का क्रेस्ट आ रहा है, दूसरे का ट्रफ आ रहा है, एंड सो ऑन. इफ दिस इज द केस, इफ दिस इज द केस, व्हाट विल हैपन? सोचो, ये डिस्प्लेसमेंट है 5 सेंटीमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है 3 सेंटीमीटर. दोनों डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर सोचते हैं डस्टर के साथ. ठीक है, पहला वेव आया इस पॉइंट पे, इस वक्त 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके गया. उसी वक्त दूसरा वेव आया, उसी पॉइंट पे आया, उसी वक्त 3 सेंटीमीटर नीचे लेके गया. तो निकला कहाँ से था? लेट अस से यहाँ से निकला था, ये हमारा पॉइंट था. 5 सेंटीमीटर ऊपर गया तो यहाँ से यहाँ गया फर्स्ट वेव की वजह से. फिर 3 सेंटीमीटर नीचे भी तो आना है उसी वक्त, तो 3 सेंटीमीटर नीचे भी आ गया, यहाँ आ गया. सो दिस इज द फाइनल पोजीशन. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों? कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 2 सेंटीमीटर. इट इज 5 2 minus 3, सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर. सो क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? इफ आई हैव दिस वेव, अब इसका डायग्राम बनाते हैं. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन. अब डायग्राम बनाते हैं वेव का. वेव कैसे बिहेव करेगी देखना. ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो 5 में से 3 गया तो 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ. सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ वेव. कैसा वेव है देखो, इसका इंटेंसिटी ज्यादा था, इसका भी ज्यादा ही था देखा जाए तो. ठीक है, और दोनों से भी कम इंटेंसिटी का वेव बनता है. यू विल सी दिस काइंड ऑफ वेव व्हिच हैज एम्पलीट्यूड व्हिच इज 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर वेव एक दूसरे के एनर्जी को कैंसल आउट कर रहा है. Now think of this case. If I have 5 centimeter का first wave, second wave is also 5 centimeter, then what will be the resultant amplitude? 10 centimeter. ठीक है? And if I have first wave 5 centimeter like this, second wave also 5 centimeter like this, then what will be the resultant intensity? ये भी 5 सेंटीमीटर. कितना हो गया? 5 minus 5. So this becomes 0. एम्पलीट्यूड 0 का मतलब इंटेंसिटी 0. इंटेंसिटी 0 का मतलब क्या 0? ब्राइटनेस 0. तो एक लाइट सोर्स ऑन किया, दूसरा लाइट सोर्स ऑन किया, अगर दोनों आउट ऑफ फेज है तो पूरा अंधेरा हो जाएगा. ठीक है,
पूरा क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा। अब वो बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट याद करो, उसमें बॉक्स के इस तरफ देयर वाज डबल स्लिट, मतलब दो छोटे छोटे होल थे जिससे लाइट एंटर कर सकता है बॉक्स में। बॉक्स वाज कंप्लीटली डार्क, अंदर कुछ लाइट आने का चांस नहीं था, सिर्फ यहाँ से लाइट आ रहा था। सो दिस वाज फर्स्ट लाइट सोर्स, दिस वाज सेकंड लाइट सोर्स, ठीक है। और यहाँ से जो वेव निकली, और यहाँ से जो वेव निकली वो यहाँ स्क्रीन पर अलग अलग पॉइंट्स पर रीच कर रही है। कुछ वेव्स यहाँ रीच करेगी, सिंस लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर बहुत सारी वेव्स ऐसे रीच करेगी, है ना। यू नो दैट इट्स अ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट अलग अलग पॉइंट्स पर रीच करेगा। एंड एट सम पॉइंट्स यू विल सी दैट ये एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएगी एंड यू विल गेट ब्राइटनेस। सो जो बीच वाला पॉइंट है वहां पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड्स विल ऐड, यू विल गेट ब्राइट पॉइंट। जो साइड का पॉइंट था उसी के जस्ट साइड में यहाँ पर, सो एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, यू गेट डार्क पॉइंट। सो हियर वेव और लाइट कैंसल्स लाइट एट दिस डार्क पॉइंट्स, लाइट कैंसल्स लाइट। उसके बाद वापस से क्या दिखा, once again there was bright point, there was bright point, bright spot, ठीक है। तो ब्राइट स्पॉट्स के बीच में क्या था, डार्क स्पॉट्स था। इसका मैं एक्सपेरिमेंट जब दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। हम लोग यूज करेंगे लेजर। उस टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेजर वेर नॉट इन्वेंटेड। लेजर अभी अभी कुछ 1970 या 1980 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट मेरे बर्थ के आसपास ये लेजर का इन्वेंशन हुआ था। उससे पहले लेजर्स नहीं थे, ठीक है। तो लेजर बहुत रिसेंट इन्वेंशन है। सो एट दैट टाइम these experiments were so difficult to perform, ठीक है। लेजर से इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, एंड आई विल शो दैट। इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, ये दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सर यस सर तो ऐसा इंटरफेरेंस वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल रहती है, मतलब परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप हायर क्लास में पढ़ोगे ये चीज। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है। व्हेन वी कंसीडर द एम्पलीट्यूड्स, ऐसा एक रिलेशन है, ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर या सी, ऐसा कुछ तो है, सी स्क्वायर या सी, आई थिंक इट इज सी, ठीक है। सो इससे नोटिस ये करोगे आप कि दिस बी नॉट एम्पलीट्यूड इज मच मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, एंड दैट्स व्हाई इन ऑल द फिनोमेना, हमारा पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इन सब में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। एंड सी ये सारी जो चीजें हैं ये हमने वाटर वेव्स के लिए हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। लाइट वेव्स के साथ इसको हम देख नहीं सकते, बट ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो हो रहा है, ये जो मैं थियरी बता रहा हूँ, ये हम लोग आंखों से देख नहीं सकते इन केस ऑफ लाइट, है ना। सो ये याद रखना, ये सारा जो हम पिक्चर बना रहे हैं दिस इज डन मैथमेटिकली। आंखों से नहीं देख सकते तो किससे देखेंगे, मैथमेटिक्स से देखेंगे। मैथमेटिक्स हमें बताएगा कि अच्छा ये ऐसा होता है ना। तो अनफॉर्चुनेटली इस साल ये सारा मैथमेटिक्स हट गया है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस वेव के इक्वेशन में ये वाला वेव का इक्वेशन आ गया तो जीरो आता है, इसमें ये ऐड कर दोगे तो मैक्सिमम आता है, a1 + a2 होता है, वो सारा हट गया है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लेने का रीजन ये है कि उसका इंटेंसिटी सिग्निफिकेंट होता है, बी का नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो उसका इंटरफेरेंस में ओके सर। नहीं करता है। ओके चलो, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पर दो टाइप के इंटरफेरेंस देखे हमने, एक ये जहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एक ये जहाँ पर लाइट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, एक दूसरे की इंटेंसिटी को वो घटा रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है एक दूसरे की इंटेंसिटी को, एंड दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ये इसको बोलेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर इंटेंसिटी बढ़ता है, ब्राइटनेस बढ़ता है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पर इंटेंसिटी घटता है, एम्पलीट्यूड घटता है, इंटेंसिटी घटता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लो और ये दोनों डायग्राम बना लो, डायग्राम से आपको याद रहेगा कि ये किस तरह से काम करता है इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये डायग्राम मत बनाओ छोटा वाला, या फिर बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। यहाँ पर दो वेव्स लिया है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज, these are waves in same phase, these are waves in opposite phase or out of phase, you can say these are out of phase, ठीक है। मतलब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए तो आउट ऑफ फेज, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाए तो सेम फेज। यहाँ पर इंटेंसिटी हो गया 0 इस केस में, मतलब कि देयर इज नो लाइट, लाइट ने लाइट को कैंसिल कर दिया, है ना। इंटरेस्टिंग बात है, एक लाइट सोर्स ऑन करो, दूसरा ऑन करो और अंधेरा हो गया, है ना। समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग हियर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर कंटिन्यूस लाइट सोर्स है ना, मतलब वेव्स तो कंटिन्यूस निकल रही है, तो हाइजन थियरी के हिसाब से वेव फ्रंट्स निकलने वाले हैं, है ना। हमने अभी जो वीडियो देखा उसमें वाटर वेव्स के वेव फ्रंट्स निकल रहे थे, ठीक है। तो उसी तरह का यहाँ पर भी होगा, लाइट सोर्सेज होंगे हमारे पास दो दो, ठीक है। सो लेट अस से वी हैव दिस इज अ स्लिट where we have two slits S1 and S2। so यहाँ हमारा लाइट सोर्स है जहां से इन दोनों स्लिट पे लाइट आ रहा है, ठीक है। सो दीज टू पॉइंट्स विल बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो लेट मी टेक टू डिफरेंट मार्कर। तो सिंस ये हमारा वेव ऐसा होता है क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। सो लेट अस से ब्लू कलर से मैं जो दिखा रहा हूँ दिस इज क्रेस्ट, और जो मैं ब्लैक कलर से दिखाऊंगा दैट विल बी ट्रफ, ठीक है। तो ये नोटेशन यूज करेंगे हम लोग। आपके टेक्स्ट बुक में डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन का कन्वेंशन यूज किया है, हम लोगों के पास दो कलर है तो वी विल यूज टू कलर्स, ठीक है। तो अगर सिंगल लाइट सोर्स है हमारा, लेट अस से S2 नहीं है, सिर्फ S1 है, ठीक है। हमारे पास एक सिंगल लाइट सोर्स है, तो क्या होगा, लेट अस से पहला क्रेस्ट आया, यहाँ से पहला क्रेस्ट निकला, सो दिस विल बी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक ट्रफ निकलेगा, क्रेस्ट के बाद ट्रफ निकलता है, तो ये हमारा ट्रफ निकल गया, ठीक है। आपको ये सर्कुलर आर्क्स, सेमी सर्कल्स बनाना है सिंपल। तो पहले क्रेस्ट निकला, बाद में ट्रफ निकला, फिर उसके बाद क्या निकलता है, वापस से क्रेस्ट निकलेगा, क्रेस्ट के बाद वापस से ट्रफ निकलेगा, ठीक है। एंड यू विल सी दो सर्कुलर वेव फ्रंट्स। याद करो हमने जो उस वीडियो में देखा था, वाटर के ऊपर उन्होंने दो बलून्स रखे थे, दो बॉल्स रखे थे, और उससे वाटर में वाइब्रेशंस क्रिएट किया। जब सिंगल बॉल से करोगे तो यू विल गेट सर्कुलर वेव फ्रंट्स। हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं लाइट के केस में, ठीक है। हम लोग पीछे के वेव फ्रंट्स नहीं देख रहे हैं, पीछे भी ये ऐसे ही राउंड होगा अगर लाइट पीछे जा पाती तो, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड सोर्स के साथ भी यही होगा। लेट अस से फर्स्ट वेव फ्रंट आया ऐसा, विच इज क्रेस्ट, उसके बाद आएगा ट्रफ,
उसके बाद वापस से आएगा क्रेस्ट, उसके बाद वापस से आएगा ट्रफ एंड सो ऑन, ठीक है। एंड जहां ये ट्रफ को डॉटेड लाइन लेना था, तो जिन जिन पॉइंट्स पर ट्रफ और ट्रफ एक के ऊपर एक आ जाएंगे, सो एट दिस पॉइंट ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ, सो दिस पॉइंट इज इन सेम फेस, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ब्राइट स्पॉट, दिस विल बी ब्राइट स्पॉट, क्योंकि ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है। ये पॉइंट देखना, सोर्स 1 का क्रेस्ट, सोर्स 2 का क्रेस्ट, तो दोनों वेव्स का क्रेस्ट आ रहा है, तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ जाए तो क्या बन जाता है, वापस से ब्राइट पॉइंट बन जाएगा। सो दीज पॉइंट्स वेयर crest is over crest, trough is over trough, trough is over trough, तो ऐसे जो पॉइंट्स होंगे वहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें ब्राइट पॉइंट्स मिलेगा, हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और अगर ऐसा हो जाए क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए, ऐसा कहीं हो रहा है क्या, क्रेस्ट के ऊपर क्या आ जाए, ट्रफ आ जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन देखो, ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, लुक एट दोस पॉइंट्स। सो यहाँ देखना, एट दिस पॉइंट देयर इज ब्लैक लाइन ऑफ दिस, ब्लू लाइन ऑफ दिस, तो यहाँ पर हमारा क्रेस्ट ओवर ट्रफ आ रहा है एट दिस पॉइंट, यहाँ क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट या ट्रफ ओवर ट्रफ आ रहा है, ये छोड़ दो, ये देखो, ये पॉइंट देखो, एट दिस पॉइंट वंस अगेन देयर इज क्रेस्ट ओवर ट्रफ, यहाँ देखो मैं क्रॉस बनाते जा रहा हूँ, जहां जहां मुझे क्रेस्ट ओवर ट्रफ दिख रहा है, लुक एट दिस पॉइंट्स, क्रेस्ट ओवर ट्रफ, क्रेस्ट ओवर ट्रफ, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स जिनको मैंने ऐसे क्रॉस किया हुआ है, दीज आर डार्क पॉइंट्स, और मैंने जहां पर डॉट किया है, दीज आर ब्राइट पॉइंट्स। सो व्हेन यू टेक दिस ऑन स्क्रीन, सो यू विल नोटिस कि यहाँ पर स्क्रीन पे हमें ऐसा ब्राइट पॉइंट दिख रहा है, then there is darkness, then there is next bright point, there is next bright point here also, so bright, dark, bright, dark, bright, and so on. So alternate bright bands or bright spots and dark spots, bright bands and dark bands are created. So this pattern is called interference pattern, ठीक है। जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो आई विल यूज लेजर, ठीक है, और उस लेजर से जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, that looks something like this, you will see this kind of pattern, ठीक है, and this point is called bright point, this is also bright, और दोनों bright के बीच में है dark, ठीक है, so this part is dark, जहां पर light नहीं है that is dark, so you will see alternate bright bands and dark bands and bright bands and dark bands, ठीक है। हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे दिखाते हैं, this is my bright band, then this is my next bright band, and in between these bright bands there is dark band, and the thickness of the bright bands and thickness of the dark band is same, ठीक है। ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स का जो थिकनेस होता है, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड दोनों का जो थिकनेस है वो सेम होता है, उस थिकनेस को बोलते हैं, थिकनेस के लिए फिजिक्स में वर्ड है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड फ्रिंज, इन लाइंस को, इन बैंड्स को फ्रिंज भी बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, इनकी थिकनेस को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रिंज विड्थ, एक और नाम है बैंड विड्थ, ठीक है। commonly we will use this fringe width because it is very specific name for this particular case, ठीक है। so fringe width, इस तरह से ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स का थिकनेस होता है जो एक जैसा होता है, ठीक है। ये खास बात है, this fringe width is constant, ये खास बात है इंटरफेरेंस की, fringe width is constant or you can say it is fixed, ठीक है। fringe width is same for bright bands also and dark bands also, तो एक जैसे थिकनेस के ऐसे ब्राइट बैंड्स बनेंगे, डार्क बैंड्स बनेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो यही रोकते हैं
इसका जो एक्सपेरिमेंटल वीडियो है मैं देखता हूँ, अगर सक्सेसफुली वर्क करता है अंडर डार्केस्ट कंडीशन में ये वर्क करता है, ठीक है। और उसको उसको वीडियोग्राफ करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज द ब्राइटनेस ऑलरेडी उसका बहुत कम होता है, तो उसको वीडियोग्राफ करना भी डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई। अगर होता है वीडियोग्राफी उसका तो मैं आपको शेयर करता हूँ उसका वीडियो। अदरवाइज हम लोग जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके बाद वाला जो डिफ्रैक्शन है वो अच्छे से दिखता है अंडर ब्राइट कंडीशन होता तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर ये नहीं देख पाए तो वो वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। सर डार्क बैंड के थिकनेस को क्या बोलेंगे फिर? दोनों को सेम सेम नाम है, फ्रिंज विड्थ। ब्राइट बैंड हो या डार्क बैंड हो, द थिकनेस इज सेम एंड इट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इसके लिए सिंबल भी है, कैपिटल एक्स यूज करते हैं हम लोग, कैपिटल एक्स इज यूज्ड एज सिंबल। सर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आता है तो वो जो एनर्जी डिस्टरबेंस है वो खत्म हो जाता है ना, उसका मतलब? हाँ, एक्चुअली एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ऐसा लगता है हमको कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब लेकिन कैंसल आउट। एनर्जी कहाँ चला गया? चला गया साइड में। कहाँ चला गया? यहाँ का जो एनर्जी मिस हो गया, गायब हो गया, वो यहाँ चला गया। यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ गया। हाँ यस। सो इट इज एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये वर्ड आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो उसके डेफिनेशन में ये मिल जाएगा। तो इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, याद रखना। यहाँ पर लग रहा है ऐसा कि भाई अगर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्राइट लाइट दूसरे लाइट को कैंसिल करके डार्क बनता है, ऐसा लगता है हमको। बट एक्चुअली द एनर्जी जो यहाँ से गायब हो गया वो यहाँ आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कुछ पॉइंट्स पे एनर्जी बढ़ जाता है और कुछ पॉइंट पे एनर्जी डायरेक्ट जीरो हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी जीरो है, यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ का एनर्जी इधर चला गया, है ना। इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। तो देखते हैं इसके और एक्सपेरिमेंट्स है, आगे देखेंगे हम लोग, है ना। और थियरी भी है इसका बहुत सारा। तो ये जो है दिस वाज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी अभी देखा ना, थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो इट वाज दिस, ठीक है। तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में चर्चा करेंगे। उसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये फ्रिंज में कितना आता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फाइन, चलो ओके फिर यहीं पे